नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का अगला भाग। कौन सा है वो? पादप पोषण में वृहद पोषकों की भूमिका। और मेन अपना जो अध्याय था उसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। और इसके पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था? इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि C, H और O की क्या महत्ता है, और साथ ही हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के बारे में, यानी नाइट्रोजन की उपलब्धता, उपयोगिता और न्यूनता क्या होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है पेड़ पौधों में। और साथ ही मैंने दिया था आपको 2 छोटे छोटे से प्रश्न असाइनमेंट में, है ना। आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे और सही किए होंगे। चलिए पहले उनके बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। प्रश्न थे हमारे, पादप नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, और दूसरा प्रश्न था हमारा C, H और O किस श्रेणी के तत्व हैं। तो पादप जो हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण जो है सर्वाधिक नाइट्रेट के रूप में करते हैं और कमतर नाइट्राइट के रूप में करते हैं, और कभी कभी NH4 के रूप में भी करते हैं। दूसरा प्रश्न था C, H, O किस श्रेणी के तत्व हैं। तो ये अखनिज तत्व हैं, यानी ये वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति पौधे के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए अब आज के बाद बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फास्फोरस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ जी, बिल्कुल वही, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड में आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे, क्योंकि आप लिख लेंगे इनको। तो चलिए शुरू करते हैं फास्फोरस के बारे में बात। फास्फोरस जो है ये मिट्टी का, यानी मृदा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, और जड़ों द्वारा इसका अवशोषण घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन, है ना, अकार्बनिक फास्फेट आयन H2PO4 और HPO4 के रूप में होता है। यानी मृदा में सर्वाधिक रूप में फास्फोरस उपस्थित होता है, और H2PO4 और HPO4 के रूप में, यानी कि अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में ये उपस्थित होता है। और इसका पौधे में जो स्थानांतरण होता है वो अकार्बनिक रूप में, किस रूप में होता है? अकार्बनिक रूप में। लेकिन कार्बनिक रूप में ये उपस्थित पाया जाता है। ये देखिए, कार्बनिक यौगिकों के रूप में ये पाया जाता है पौधों के अंदर ऑलरेडी। और सामान्यतः पौधे में इसकी मात्रा उनके शुष्क भार का 0.2 से 0.8% तक होती है। अब ये मिलता किस किस रूप में है? तो फास्फोरस फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, कोएंजाइम, NAD। अब यहाँ पर आपको वीडियो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन सभी का पूरा नाम। तो आप वीडियो को रोकिए प्लीज़ और अपनी कॉपी में इनको नोट कीजिए, ठीक है। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD का पूरा नाम। NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें क्या जुड़ गया? आपका फॉस्फेट आकर के जुड़ गया। फिर ATP में ऑलरेडी आपके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसके प्रमुख घटक हैं। आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका एक न्यूक्लिक अम्ल का पार्ट है। देखिए, नाइट्रोजन बेस होते हैं, 5 कार्बन शुगर होती है ना, शर्करा होती है, और ये क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है आपके न्यूक्लिक अम्ल के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है फास्फोरस के लिए, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो कोएंजाइम और NADP की आवश्यकता जो है वो कहाँ कहाँ पड़ती है? आपकी पड़ती है ये ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं जो श्वसन में होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं में पड़ती है, श्वसन व वसीय अम्लों के संश्लेषण में पड़ती है। ये सारी की सारी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं पौधे के अंदर, वो किसकी उपस्थिति में हो पाती हैं? कोएंजाइम, NAD और NADP के उपस्थिति में हो पाती हैं। और इसमें क्या ज़रूरी है? इसमें फास्फोरस की उपस्थिति बहुत अधिक ज़रूरी है। अब अगर फास्फोरस की न्यूनता हो जाती है किसी पौधे में, तब क्या होता है? तो पौधे स्तंभित या भौने रह जाते हैं और गहरे हरे डार्क, ये देखिए ये पौधा जो है इसमें फास्फोरस उपस्थित है,
तो ये बड़ा पौधा है, इसमें फास्फोरस उपस्थित नहीं है। इस कंडीशन में ये बौना रह गया, स्टंट रह गया, छोटा रह गया। इसके बाद जो है पत्ती और तने में वही एंथोसाइनिन, ये आपने देखा था कि नाइट्रोजन में भी एंथोसाइनिन बन जाता है ना, तो यहाँ पर भी एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है। ये देखिए पत्तियाँ, ये देखिए पत्तियों में पिंक कलर जो है ये किसके कारण आ रहा है, एंथोसाइनिन के कारण ही आ रहा है। और ज़्यादा जब इसकी न्यूनता आ जाती है पेड़ पौधों में, यानी फास्फोरस और ज़्यादा कम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उत्तक क्षय होने लग जाता है, यानी उत्तकों का क्षय होने लग जाता है। ये देखिए ये उत्तक जो है पूरे ख़त्म होने लग गए, है ना, तो उत्तक क्षय शुरू हो जाता है अधिक अगर फास्फोरस की न्यूनता हो जाती है तो। पत्तियाँ विकृत हो जाती हैं, ये देखिए किस तरह से हो गई पत्ती, बिल्कुल एकदम उड़ी तुड़ी सी, ये देखिए विकृत हो गई बिल्कुल। और कैम्बियम की जो एधा है उसकी सक्रियता जो है वो कम हो जाती है। तो ये फास्फोरस के थे। अब बात करते हैं हम कैल्शियम के बारे में। अब कैल्शियम जो है वो एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट, इन 3 अयस्कों के रूप में जो है ये मृदा में उपस्थित होता है और बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। और कैल्शियम आयन के रूप में इसका जो है अवशोषण किया जाता है, कैल्शियम आयन के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। और उपस्थित कौन कौन सी चीज़ में होता है, फिर आपको एक बार वापस वीडियो रोक करके और इसको नोट करना पड़ेगा। आपसे प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा सकता है कि जो कैल्शियम है ये किस तरह प्रभाव में उत्पन्न जो है अपने उसमें पाया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा कि एपिटाइट, कैल्साटाइट और डोलोमाइट के रूप में ये मृदा के अंदर अयस्क हैं, ये है ना, उस रूप में ये पाया जाता है। अब कैल्शियम जो है ये कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका होती है, ये देखिए यहाँ पर ये सब कैल्शियम है, ये कैल्शियम, ये सब कैल्शियम उपस्थित है ना, तो ये मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति का ही मुख्य घटक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं ये वाली बात। फिर इसके बाद ये कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन जैसी जो क्रियाएं हैं उसको करने में बहुत सहायक होता है। साथ ही ये न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये प्रोटीन है, प्रोटीन ये पूरा आपका प्रोटीन पार्ट है। इस प्रोटीन को इस न्यूक्लिक अम्ल से जब जोड़ना है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है, ये आपका कैल्शियम के द्वारा ही जोड़ा जाता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्ल के परिवहन में ये विशेष भूमिका निभाता है। परिवहन मतलब उनको ले जाना, ले आना, परिवहन का मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। तो कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्ल के परिवहन में ये मुख्य भूमिका निभाता है कौन, आपका कैल्शियम। फिर इसके बाद इसकी न्यूनता के क्या क्या लक्षण हैं। अब इसकी न्यूनता में आप देखो कोशिका भित्ति का जो है लचीलापन, कोशिका भित्ति में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, अभी अपन ने पढ़ा था इसमें। तो जब कोशिका भित्ति में इसकी न्यूनता हो जाएगी तो कोशिका भित्ति का जो लचीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। और पत्तियां जो है ये देखिए बिल्कुल एकदम कड़क हो जाती हैं पत्तियां, ये देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसकी न्यूनता होती जाती है पत्तियां एकदम हार्ड होती जाती हैं। पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है, ये देखिए ये विकृत हो गया पत्तियों का आकार, यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट है ना। और शीर्ष जो है ये देखिए, शीर्ष से ये देखो नीचे की तरफ झुक गई है ना, ये शीर्ष जो है ये कहाँ झुक जाता है, ये नीचे की तरफ इस तरह से झुक जाता है। इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे अंकुशित शीर्ष कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप प्लीज़ वीडियो को रोक करके इसे नोट डाउन करिए कि पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है और शीर्ष नीचे की ओर झुक जाता है, किसके अभाव में, कैल्शियम के अभाव में। तो तीसरा जो है न्यूनता इसकी, पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। अब आप देखिए हरिमाहीनता तो ज़्यादातर जो भी पोषक तत्व अगर कम होंगे तो पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से फास्फोरस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल में काम आती है, प्रकाश संश्लेषण में काम आती है, NAD, NADP, कोएंजाइम, ये सब जो है फास्फोरस के रूप में मिलते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने पढ़ा कि कैल्शियम किस तरह से पत्तियों का जो है इसमें लचीलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, पत्तियां जो है वो हार्ड हो जाती हैं। और आज फिर वही 2 छोटे से प्रश्न आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है NAD का पूरा नाम बताइए और दूसरा प्रश्न है अंकुशित शीर्ष किसे कहते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए और इसी वीडियो में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को आज वाला वीडियो में समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम और बृहद तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसके लिए नमस्कार।